नमस्कार, अनस्क्रिप्टेड भी देखे देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूँ आपके साथ क्षितिज अरोड़ा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी अनुराग। और आज हम चर्चा करेंगे वाराणसी लोकसभा सीट को लेकर। वाराणसी लोकसभा सीट इस बार चर्चा में है। चर्चा में तो खैर हमेशा ही रहती है क्योंकि 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सीट पर सांसद हैं और इसी सीट पर इस बार दोबारा से प्रत्याशी हैं। लेकिन चर्चा का विषय इस बार इसलिए है क्योंकि इस बार इस सीट पर मोदी वर्सेस मोदी होने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मेरे से यहाँ पर कोई गलती हो गई है, लेकिन गलती मेरे से नहीं हुई है। दरअसल श्याम रंगीला जो कि एक कॉमेडियन है और एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, जो कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की मिमिक्री करने के लिए जाने जाते हैं, वो इस बार इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। श्याम रंगीला से जब ये पूछा गया कि वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो उनका जवाब सामने आया कि जिस तरह से इंदौर में, सूरत में जैसे नामांकन वापस लिए गए विपक्षी पार्टियों द्वारा बीजेपी के खिलाफ, इसीलिए वो इस सीट से, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ेंगे, ताकि इस सीट से कोई नामांकन वापस न ले ले। अनुराग, आपका बहुत स्वागत है और इस बार धन्यवाद आपका। मोदी वर्सेस मोदी होने जा रहा है वाराणसी में। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वाराणसी के अंदर मोदी वर्सेस मोदी होने जा रहा है, क्योंकि श्याम रंगीला वो नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते हैं, उनकी एक्टिंग करते हैं और तमाम तरह की वीडियो उनकी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। आपने देखा होगा कि एक बार वो जिस प्रकार मोदी जी गए थे कैमरा-वैमरा के साथ, फुल तैयारी के साथ जंगल में घूमने सफारी के, उसी प्रकार श्याम रंगीला भी वहीं अपने आस-पास के इलाकों में इसी प्रकार उन मोदी की मिमिक्री करते हैं, उनकी एक्टिंग करते हैं और उसी तरह की वेशभूषा धारण करके और मोदी की बिल्कुल हूबहू नकल करने का प्रयास करते हैं और जिसमें वो 100% सच भी है। जब वाराणसी सीट पर कांग्रेस की तरफ से या फिर हम कहें कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर अजय राय ने पर्चा भरा था, तो लग रहा था कि मोदी और अजय राय में टक्कर है। परंतु एकदम से जब श्याम रंगीला ने ऐलान किया कि वो वाराणसी सीट से लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये मामला देखिए मैं टक्कर तो नहीं मानूँगा क्योंकि नरेंद्र मोदी की टक्कर में वाराणसी सीट पर कोई नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, परंतु ये वाराणसी लोकसभा सीट पहले भी चर्चा में थी परंतु श्याम रंगीला के आने से ये और ज़्यादा चर्चा में है। हम इसे हँसी-मज़ाक में नहीं लेना चाहिए। श्याम रंगीला ने बहुत बड़े कदम उठाया है। आप उनकी कॉमेडियन ना दे उन्हें कॉमेडियन के तौर पर देखें, परंतु उनके संविधान के प्रति कहें लोकतंत्र के प्रति के एक जो उनकी इच्छा है, एक जो उनकी जिज्ञासा है, जो उनकी चिंता है, उसको समझिए आप। जिस प्रकार सूरत में पर्चे वापस ले लिए गए कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने वापस ले लिए। इंदौर में पर्चे वापस ले लिए गए। तो कहीं न कहीं श्याम रंगीला की बात गंभीर है, कि जब लोकतंत्र में सभी पार्टियाँ मिलकर चुनाव लड़ती हैं, सभी के खिलाफ उम्मीदवार होते हैं, कोई गठबंधन में चुनाव लड़ता है, कोई निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ता है। लोकतंत्र की खूबसूरती तो इसी बात में कि हर सीट पर कई उम्मीदवार हों, तो जनता जिस उम्मीदवार को ज़्यादा पसंद करेगी, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, वो चुन के आएगा, वो जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। परंतु जिस प्रकार सूरत में देखने को मिला, इंदौर में देखने को मिला जी, कि उनके सामने लड़ने वाला कोई नहीं है। तो श्याम रंगीला भले ही उनके ऊपर ये भी अब जी, कहने लगे कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हैं, परंतु आप उनकी गंभीरता को समझिए, कि लोकतंत्र में चुनाव लोकतंत्र की जी, खूबसूरती तभी है जब सामने कोई विपक्ष वाला तो हो लड़ने के लिए कम से कम। क्या पता कब अजय राय शामिल हो जाए भाजपा में, वहाँ से भी पर्चा वापिस हो जाए, नामांकन हुआ उनका भी अपना वो नामांकन वापिस ले ले। इस बात का थोड़ी पता होता कुछ। तो कहीं न कहीं उन्होंने बोला कि इस बार मैं नरेंद्र मोदी के लिए वहाँ पर फील्ड नहीं छोड़ूँगा कि उनके बहानेबाज़ी चले कि वहाँ से पर्चा वो मतलब बिना चुनाव के ही वहाँ से जीत पाए, जिस प्रकार सूरत में देखने को मिला। कहीं न कहीं हम इसे हँसी-मज़ाक से हटकर हमें लोकतंत्र की चिंता करने वाले जो लोग हैं, संविधान की चिंता करने वाले लोगों को कहीं न कहीं श्याम रंगीला को लोकतंत्र की चिंता है, उसको चिंता है कि कहीं न कहीं जिस प्रकार का भारत में हमारे यहाँ चुनाव के नियम हैं या फिर कायदे कानून है कि कोई भी प्रत्याशी पहले अपना पर्चा भरता है, उसका पर्चा जमा हो जाता है, फिर वो अपनी मर्ज़ी से भी नामांकन वापिस ले सकता है। ये तो कहने की बात है कि कागज़ों जी। में लिखी बात है कि तो संविधान है, ये नियम है। परंतु सबको पता है कि पर्चे कैसे भरे जाते हैं और उस बाद में वापिस कैसे लिया जाता है, किस दबाव में, किस उसमें, किस संदर्भ में वो पर्चे वापिस लिए जाते हैं। ये किताबी कैमरे के आगे कहने की बातें नहीं होती, उनको सब जनता जानती है कि पर्चे कैसे वापिस लिए जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अनुराग। अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था श्याम रंगीला का कि उन्होंने लिखा कल गाँव के बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों ने माला पहनाकर और मिठाइयाँ बाँटकर आशीर्वाद दिया और मेरा उत्साह बढ़ाया। ये मुझे भावुक कर देने वाले क्षण हैं। गाँव से जीत लेके निकले हैं सफर पर। तो इसको लेकर लोगों ने काफ़ी ट्विटर पर उनका मज़ाक भी बनाया कि ज़रा से लोगों के साथ वो चर्चा कर रहे हैं, उनको ज़रा से लोगों के साथ उनके सामने भाषण दे रहे हैं
तो लोग काफ़ी इसका मज़ाक भी उड़ा रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं भी अगर इसमें अपनी टिप्पणी देना चाहूँ, तो मेरे हिसाब से श्याम रंगीला ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है लोकतंत्र के लिए। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि अ, सूरत में पर्चे वापस हुए, इंदौर में पर्चे वापस हुए, एक तरफ ओडिशा के पुरी में जहाँ पर संबित पात्रा के खिलाफ सुचारिता मोंटी ने अपना नामांकन वापस किया कि हमारी सरकार वो हमारी पार्टी हमें फंड नहीं दे पा रही है। तो एक ये मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा कदम है। देखिए, मैं बताता हूँ कि आपको श्याम रंगीला ने जब यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो हमारे भारत देश के लोकतंत्र की ही खूबसूरती है कि इतने बड़े व्यक्ति के सामने एक आम इंसान भी चुनाव लड़ सकता है। ये तो हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। श्याम रंगीला का भले ही सोशल मीडिया पे कहें या फिर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मज़ाक उड़ाया जाता है, ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी भावना है, हर व्यक्ति को इच्छा है, लोकतंत्र है, अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार सबको होता है। परंतु वो भावनाएँ मर्यादा में रहकर यदि व्यक्त की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि अरविंद केजरीवाल ने भी 2014 के अंदर लोकसभा का चुनाव वाराणसी से लड़ा था, परंतु वो हार गए। श्याम रंगीला भी लड़ रहे हैं, क्या पता जीते-हारे वो तो 4 जून को पता चल बिल्कुल, जाएगा। अधिकार तो हर सीट पर कोई भी व्यक्ति जिसकी आप भी लड़ सकते हैं चुनाव कहीं से, हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। अधिकार सभी व्यक्ति को है, जिसकी आयु बिल्कुल। है, जिसके पास उस क्रेडिबिलिटी को पूरा करते हैं, उनकी योग्यता है, अपना लड़िए चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु जिस प्रकार का माहौल देश में बनाने की जो तैयारी चल रही है कि किसी भी अगर कोई इससे कहीं न कहीं जो भी नौजवान राजनीति में आना चाहते हैं, उनका हौसला कहीं न कहीं कम होता हुआ दिखाई देता है। आप श्याम रंगीला की टक्कर देखिए, कोई व्यक्ति जो आज के दौर में प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, अगर बोल देता तो जेल चला। उस दौर में बिल्कुल, वो प्रधानमंत्री की मिमिक्री करके उनकी जो किए गए वादे थे, उनकी याद दिलाने का काम करता है। एक आपने देखा होगा कि बिल्कुल, जब पेट्रोल के दाम एकदम से बढ़े, डीज़ल के दाम बढ़े, तो श्याम रंगीला ने राजस्थान के अंदर कोई पेट्रोल पंप था, उसपे वीडियो बनाई। वो वीडियो खूब वायरल हुआ। तो उसके बाद पेट्रोल मालिक ने उनको बोल दिया कि आपने कैसे बना लिया? तब माफ़ी माँगी, ये हमने माँगी है। उसके हमने बाद कई उनके सारे खिलाफ दर्ज हुई थी। हमने कई सारे वीडियो देखे, उनके इंटरव्यूज़ देखे, तो उसमें वो कहते हैं कि मैं तो 2014 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से फ़ैन था। लेकिन आज 2024 में मेरे को उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ने की नौबत आ रही है, तो कुछ वजह होगी। तो यही उन्होंने वजह दी कि मैं लोकतंत्र के लिए ये चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, बिल्कुल। भारत में वर्तमान स्थिति में मोदी सरकार ने जो नारा दिया है या कहें भाजपा ने नारा मेरे को लगता है कहीं न कहीं भाजपा से बड़ा तो मोदी हो चुका है वर्तमान में, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप कहीं भी जाइए, भाजपा तो नाम ही नाम भाजपा यानी कि मोदी, मोदी यानी कि भाजपा, दोनों में अंतर समझिए। अब की बार 400 पार मोदी सरकार। तो कहीं न कहीं वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, वो जीतेंगे, 100% जीतेंगे। अजय राय तो 2009 में भी वहाँ से चुनाव लड़े, 2014 में भी वो चुनाव लड़े, 19 में भी लड़े और चौथी बार 2024 में लड़ने जा रहे हैं। और आप देखना बिल्कुल, भले ही अजय राय इस बार गठबंधन के प्रत्याशी हो, वो 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा उसमें दूसरे नंबर पे रहने की उनकी संभावना है, अजय राय की। अगर आप देखिए अगर श्याम रंगीला इस चुनाव में लोकसभा के चुनाव में तीसरे नंबर पर आ जाता है, बाकी पार्टियों को या फिर अन्य निर्दलीय को पछाड़ कर, तो मतलब श्याम रंगीला कमाल कर सकते हैं कुछ ना कुछ राजनीति में आगे आने वाले समय में। और जो वाराणसी बिल्कुल लोकसभा अनुराग। सीट है उसका भी अपना एक इतिहास है। यहाँ पर अभी तक 17 बार लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें से 7 बार कांग्रेस जीती और 7 बार भाजपा जीती। और हम बात करें कि जो उत्तर प्रदेश के जो क्या कहें जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल हैं, हम बात करें सपा की या फिर बसपा की, वो अभी तक इस सीट को नहीं जीत पाए वाराणसी को। बिल्कुल भाजपा, अनुराग। कांग्रेस जीती और 7-7 बार, उसके बाद जनता दल भी जीता, जनता पार्टी जीती इस सीट से और सीपीएम जीती इस सीट से। बिल्कुल अनुराग, 2014 में एक बार केजरीवाल जी ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा तो। जी, दूसरे बिल्कुल। स्थान पर देखिए रहे थे। अरविंद केजरीवाल देखिए उस दौर में जब हम बात करें कि 2014 के दौरान जब कांग्रेस के खिलाफ हवा बनाने वाले अरविंद केजरीवाल ही थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसका फ़ायदा भाजपा को मिला 100%। अन्ना आंदोलन की बात बिल्कुल, करें, लोकपाल की बात की इन्होंने, 2014 में उन्होंने वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ा, वो दूसरे नंबर पर रहे मोदी के खिलाफ। जब बिल्कुल नरेंद्र अनुराग। मोदी के खिलाफ वो क्योंकि 2014 में देखिए पहली बात तो सत्ता विरोधी लहर थी, दूसरी बात नरेंद्र मोदी को भाजपा ने बिल्कुल फ्रंट पे खेल लिया। फ्रंट पे खिलाने का काम किया नरेंद्र मोदी को, भाजपा ने अपने तमाम बड़े-बड़े नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। मुरली मनोहर जोशी की बात करें, लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें हम। बिल्कुल, बिल्कुल। अनुराग मेरे जब को हम लग वाराणसी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में घाटों की याद आती है और उसके अलावा मंदिरों की बात आती है। एक ज्ञानवापी को लेकर यहाँ पर मसला है, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। तो ये क्या
ये तो ख़ैर हम यही कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन एक हवा उसको लेकर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ये भी एक चुनाव का मुद्दा वहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, हर हर पार्टी अपनी विचारधारा पे चुनाव लड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा की विचारधारा साफ है, इंडिया गठबंधन की बात करें, फिर हम सपा कांग्रेस की बात करें, उनकी विचारधारा साफ है। तो मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पर वाराणसी में उनका कोई भी धार्मिक या फिर हम कहीं कोई जातीय संगठन काम करेगा। वहाँ पर भाजपा 100% नरेंद्र मोदी जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए जब भी कोई वीआईपी लोग किसी भी सीटों से चुनाव लड़ते हैं, तो मतलब ये वो समीकरण हो जाता है कि बाकी तो चुनाव के नतीजे जब 4 जून को आएँगे तभी पता लगेगा। परंतु कहीं न कहीं एक लहर होती है, एक भावना होती है जो उसके पक्ष में हो जाती है। आप किसी को भी टिकट देकर वहाँ से खड़ा कर दिया, आज मोदी का नाम इतना बड़ा हो चुका है कि मोदी लगभग देश में मेरे को लगता है ज़्यादातर सीटों पर भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वाराणसी तो उनकी बिल्कुल, खुद की बिल्कुल सीट है। आप देख रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी वहाँ चले गए रायबरेली अब। जी, वही और हमने इस पे नरेंद्र पहले मोदी भी के चर्चा गुजरात करी से थी, आ गए, प्रधानमंत्री वाराणसी से नरेंद्र लड़े मोदी क्योंकि हर सीट से ऐसा लग रहा है कि चुनाव लड़ रहे हैं। हमने इस पे पहले भी चर्चा करी थी अनुराग। और अनुराग आप 2014 के बाद से वाराणसी में क्या बदलाव देखते हैं? मतलब अगर हम खाली प्रधानमंत्री को अगर अलग रखकर देखें, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि विकास पहले से बहुत एकदम तेज़ गति से हुआ है या फिर आप कहेंगे कि विकास में थोड़ी धीमी गति थी? विकास तो होगा क्योंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। देखिए, जब हम धरातल पर जाएँगे तब हमें जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनकी समझ होगी। ये टीवी की हवा और अखबारों के पन्नों के देखने से तो भारत वैसे भी विकसित है। जब हम धरातल पर जाएँगे वहाँ के देखिए ज्ञानव्यापी की बात करें या फिर हम क काशी कॉरिडोर की बात करें, तो जब से भाजपा सरकार आई तो भाजपा सरकार ने काशी कॉरिडोर बनाने का काम किया। उस मंदिर के गलियारे को सजाकर, सँवार कर अपने जिन लोगों की उसमें आस्था है, उनको प्रति कहीं न कहीं भाजपा की उन व्यक्तियों के जिनकी उस मंदिर में कहें हम उसमें गलियारे में आस्था है, मंदिर में काशी विश्वनाथ में, तो कहीं न कहीं जिन व्यक्ति की उनमें आस्था वो भाजपा को वोट देंगे, 100% देंगे क्योंकि जो चीज़ पहले नहीं कर पाई कांग्रेस की सरकार कहें या फिर पिछली सरकार वो भाजपा ने कर दिया तो वो तो वोट देंगे भाजपा को, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा का एजेंडा साफ है, भाजपा अपनी विचारधारा में चुनाव लड़ती है और जबकि कांग्रेस अपनी विचारधारा में चुनाव नहीं लड़ पा रही। कांग्रेस की विचारधारा सेक्युलर है। क्या कांग्रेस सेक्युलर है? हम बात करें अयोध्या की। अयोध्या में कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता नहीं गया, क्यों? व्हाय? अगर कांग्रेस इतनी ही सेक्युलर होती, कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस कहती है कि हम सेक्युलर है। सेक्युलर पार्टी तो हर जगह जाना चाहिए। आप यहाँ भले ही कहीं ना जाएँ, पर अगर जाएँ तो सभी जगह जाएँ। बाद में राहुल गांधी जी, अलग-अलग मंदिर में जाते हैं, तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं भाजपा को कांग्रेस काउंटर नहीं कर पाती। भाजपा के पास एक ना एक हथियार है। एक आपने बात सुनी थी प्रधानमंत्री के कुछ बयानों की चर्चा करते हैं हम। हम बात करें कि प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र के ऊपर कहा होगा या फिर जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, उनके ऊपर कटाक्ष किया होगा कि कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो तमाम कांग्रेस में सैम पित्रोदा जैसे नेता हैं जिनके बयान आने के बाद विरासत कर जैसे प्रधानमंत्री के दावों को वो पुख्ता कर देते हैं। तो कांग्रेस अपने बिल्कुल, आप बिल्कुल। बैकफुट पे चली जाती है। आप कल्पना कीजिए 2014 के बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं बची ही नहीं है। उनको बूथ पर एजेंट बनाने के लिए व्यक्ति नहीं मिल रहे कांग्रेस को। ये तो समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन हो गया, इस बार ये 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। जी। अनुराग हम एक बार अजय राय पर फिर से वापस आते हैं। अजय राय का ये वाराणसी से चौथा मतलब लगातार अब चौथा चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले वो मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ 2009 में हारे, इसके बाद 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 और 19 में हारे। लेकिन उसके बावजूद उनको अजय राय को 2024 में कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया। ठीक मैंने कल परसों हमारे वीडियो में हमने बात करी थी कि जेपी अग्रवाल का ये 10वां लोकसभा चुनाव है। ऐसे में क्या कहीं कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक पुराने नेताओं को देखकर टिकट बँटवारा किया जाने लगा है? कोई नया नेता कांग्रेस की तरफ से सामने नहीं आता जो पुराने नेताओं को हटाकर नया जोश जो कांग्रेस में भर सके? देखिए, ये बात मैंने पहले भी की थी कि कांग्रेस जो जनता के बुनियादी मुद्दे की बात करे या फिर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, फिर जो लोकल नेता हैं, उनकी बात को नकार कर कांग्रेस सिर्फ महज़ एसी के कमरे में बैठ के फैसला लेती है। ये मैं बात हवा में नहीं कह रहा। अजय राय 2009 में हारे, 14 में हारे, 19 में हारे और 24 में भी हारेंगे, लिख के ले लीजिए आप। ये तो जी, समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन है, कहीं न कहीं अपनी ज़मीन बचा लेगी कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर। वरना अगर इनका समाजवादी के साथ गठबंधन नहीं होता, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये अपनी ज़मीन नहीं बचा पाएँगे। जी, 2022 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस लड़ी, कितनी सीटें आई उनकी? कितने एमएलए बने? महज़ 2। देखिए, देश बिल्कुल। की सबसे बड़ी पार्टी होती थी कांग्रेस, इतने साल देश पे राज किया और उसकी
उत्तर प्रदेश कहते हैं कि जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया, उसने दिल्ली को जीत लिया। उस उत्तर प्रदेश में उस कांग्रेस की ये हालात होगी कि वो महज़ विधानसभा की 2 सीटों पर सिमट गई। बिल्कुल। क्षेत्रीय पार्टियाँ तो छोटी पार्टियाँ हैं, हम कहें क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, जैसे लोकदल की बात करें या फिर संजय निषाद की पार्टी की बात करें या फिर हम ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात करें, वो पार्टियाँ भी इनसे ज़्यादा सीटें ले चुकी है। बिल्कुल। प्रियंका अनुराग गांधी अब कहीं न इसको कहीं जी, जी कुछ कह प्रियंका रहे हैं गांधी अनुराग कहीं न आप? कहीं कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो अमेठी में भी प्रचार कर रही है, रायबरेली में प्रचार करेगी और तमाम वाराणसी की सीटों पर भी वो उत्तर प्रदेश में प्रचार करने का काम कर रही है। परंतु प्रियंका गांधी के क्या प्रचार करने से वो वोटों में बदल जाएगा? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब किसी पार्टी का बड़ा नेता जाता है, उसके लिए स्टेज वहाँ पर तैयार कर दिया जाता है। वो जाता है, भाषण दे के आ जाता है। भीड़ देखने के लिए आती है किसी भी नेता को, वो भले ही किसी पार्टी का हो, परंतु क्या वो भीड़ वोट में बदल पा रही है कांग्रेस? जी, ये सोचने वाली भीड़ बात है। हमेशा वोटों में अखि अ तब्दील अ नहीं होती। अखिले अखि अखिलेश यादव जब भी रैलियाँ करते हैं तो तमाम तरह अब अखिलेश यादव ज़ोरों-शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। बदायूँ से लेकर मैनपुरी की बात करें, जितने उसके आजमगढ़ की बात करें, ज़्यादातर उनके परिवार के लोग सीटों से लड़ रहे हैं। और आप देखना समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन इस बार उत्तर प्रदेश में बेहतर रहेगा और भाजपा को यदि उत्तर प्रदेश में कोई टक्कर देने वाली पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस को तो सिर्फ़ खत्म होती हुई दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश क्योंकि कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं बचा। अजय राय वर्तमान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, तो उनको दोबारा टिकट दिया। वो पहले खुद समाजवादी थे अजय राय, पहले समाजवादी थे, फिर भाजपा फिर कांग्रेस में आए वो। अब वहाँ से कांग्रेस से टिकट मिल गई है, बार-बार चुनाव लड़े जा रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, 29 का भी लड़ेंगे और उससे आगे हुआ तो उससे आगे भी लड़ेंगे। जी। अनुराग अब आखिर में एक प्रेडिक्शन आपसे लेना चाहूँगा, अनुमान कि क्या श्याम रंगीला अजय राय के ऊपर आ पाएँगे? दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ? देखिए, यदि कांग्रेस अकेले वाराणसी के अंदर चुनाव लड़ती, तो श्याम रंगीला दूसरे स्थान पर 100% होते। परंतु कांग्रेस जी, सपा के साथ मिलकर गठबंधन में इंडिया गठबंधन में वाराणसी की बात करें या फिर हम पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का काम कर रही है। तो पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरी बात अपनी हैट्रिक लोकसभा की सीट जीत लेंगे। वाराणसी 100% सच है, ये लिख के ले लीजिए। दूसरी बात, दूसरे नंबर पर अजय राय रहेंगे और तीसरे पर अगर आप सोचिए अगर तीसरे पर श्याम रंगीला आ जाते हैं, बसपा को पछाड़ कर आगे, तो कहीं न कहीं ये सोचने वाली बात है कि उनका आगे राजनीति में और ज़्यादा करियर बढ़ने की संभावना है। वो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं, परंतु अब उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है वाराणसी सीट से। तो कहीं न कहीं जी अगर अनुराग। पर्दे के पीछे आम आदमी पार्टी का उन्हें सपोर्ट मिलेगा, तो कहीं न कहीं वो तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी भी एक छवि उभरने का काम करेगी वाराणसी के अंदर। जी अनुराग, बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से और इसी के साथ धन्यवाद। इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं और एक बड़ा ऐलान मैं एक बार फिर से कर दूँ कि फिर से क्या पहली बार करने जा रहे हैं कि 4 जून को आप इंतज़ार करिएगा, हम 4 जून को लाइव होंगे। क्यों अनुराग? जी, बिल्कुल 4 जून को बने रहिए सुबह से शाम तक। हम सटीक आंकड़ों के साथ आपको हर सीट का चुनावी रण बताएँगे। हम हर सीट का बताएँगे कौन कहाँ से कितना आगे किस पार्टी की सरकार बने। हमसे जुड़े रहिए 4 जून को लगातार। जी अनुराग, बहुत शुक्रिया आप सभी का अनस्क्रिप्टेड विदय के में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।